जय हिंद दोस्तों, मैं सुधांशु कुमार स्वागत करता हूं आपका ईवलन 10th में। और आज की इस वीडियो में हम आपका प्रश्नावली 1.2 का जो कॉन्सेप्ट है, जिसको हम लोग अंक गणित का आधारभूत प्रमेय कहते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो अंक गणित के आधारभूत प्रमेय के बारे में हल्का फुल्का तो आप पहले से जानते होंगे, क्योंकि इसमें कुछ विशेष है नहीं। लेकिन इसको पढ़ने से पहले हम दो चीज़ समझ लेते हैं कि भाज्य संख्या क्या होती है और अभाज्य संख्या क्या होती है। ठीक है, तो देखो, भाज्य संख्या वो संख्या होती है जो स्वयं और एक के अलावा किसी और से भी कट जाती है, यानी जिसके दो से अधिक फैक्टर गुणनखंड होते हैं, उसी चीज़ को हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। ये सब भी आप पहले से जानते होंगे, जैसे कि 4, 6, 8, 9, 15, 20। ठीक है, ये सब क्या होती है? भाज्य संख्या होती है, जो एक और स्वयं के अलावा, एक का मतलब कि ये एक से भी कटती है, स्वयं का मतलब ये खुद की संख्या से करती है, और इसके अलावा और किसी भी संख्या से करती है। जैसे 4 है, ये एक से भी कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा, इसके अलावा ये 2 से भी कट जाएगा। तो एक और स्वयं के अलावा किसी और से कट जाती है, वो भाज्य है। और इसका 2 से अधिक गुणनखंड हुआ। गुणनखंड वो होता है जिससे वो संख्या कटती है। ठीक है, मतलब जैसे 4 है, वह 1, 2 और 4 से पूरा पूरा कट जाता है, तो 1, 4 और 2। ठीक है, ये 4 का क्या हुआ? गुणनखंड हुआ। जैसे 6 है, तो ये 1 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, तो 3 से भी कटेगा। तो 1, 6, 2, 3, ये चारों क्या हो गया? 6 का गुणनखंड हो गया। तो भाज्य संख्या वह संख्या होती है, अगर अच्छे से बात करें तो, जिसके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। और अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जिसके केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं। ठीक है, जैसे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2। ठीक है, फिर होती है 3, 5, 7, 11, 13, 17। ये सब क्या होती है? अभाज्य संख्या प्राइम नंबर होती है। ये जो संख्या होती है, एक और स्वयं के अलावा किसी और से नहीं कटेगा। जैसे आपका 5 है, ये तो एक से कम पक्की कट जाएगा 5 बार में, या तो 5 से पूरा पूरा कट जाएगा एक बार में, इसके अलावा किसी और से नहीं कटेगा। तो जैसे 5 हुआ, ये 1 से भी कटा, 5 से भी कटा, यानी इसके केवल 2 ही गुणनखंड हुए, 2 के अलावा या 2 से कम नहीं, केवल 2 गुणनखंड होते हैं अभाज्य संख्या के। अब किसी के मन में डाउट आएगा कि क्या भैया एक भी अभाज्य संख्या होती है? तो बोलेंगे एक अभाज्य संख्या नहीं होती है, क्योंकि अभाज्य संख्या उसको कहते हैं जिसके केवल 2 गुणनखंड, यानी एग्जैक्ट 2 फैक्टर जिसके होते हैं, उसी को अभाज्य संख्या प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे 1 है, ठीक है, तो ये तो 1 से कटा, एक के अलावा किसी इसका कोई और फैक्टर नहीं है। ठीक है, इसलिए एक को हम लोग अभाज्य संख्या की श्रेणी में नहीं रखते हैं। ठीक है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, और इसके बाद आपका 3, 5, 7, 11, 13, 17। ठीक है, और यह होती है अभाज्य संख्या के बारे में। एक और चीज़ ध्यान रखना, सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो है 2, ये एक सम संख्या है। इसके अलावा जितने भी अभाज्य संख्या आपको मिलेगी वो सभी विषम होगी। ठीक है, तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखेंगे। भाज्य और अभाज्य में क्या अंतर होता है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग समझते हैं अंक गणित का आधारभूत प्रमेय। अंक गणित का आधारभूत प्रमेय ये कहता है कि किसी भी भाज्य संख्या को, ठीक है, ये विशेष कुछ नहीं है इसमें, कि आप बचपन में जब आप एचसीएम निकालते होंगे तो आप अभाज्य गुणनखंड करते होंगे। ठीक है, जैसे 16 लिखा होता था, तो इसको इस तरीके से 2 से भाग देते थे, 8 बार में करता था, फिर 2 से भाग देते थे, 4 बार में करता। वही चीज़ ये कर रहा है कि हम किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के धनात्मक घातों के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। अंक गणित का आधारभूत प्रमेय क्या कहता है कि किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के धनात्मक घातों के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं, तथा यह गुणनफल अभाज्य संख्या के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होती है। मतलब कि जैसे मान लेते हैं कि 16 एक संख्या है। ठीक है, 16 फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम आपको समझा देते हैं कि 16 जैसे एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, इसको तो जैसे 16 एक भाज्य संख्या है, तो इसको अभाज्य संख्या के धनात्मक घात के रूप में लिख सकते हैं। जैसे 16 को आप लोग 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो 2 क्या है? अभाज्य संख्या, और ये अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में इसको लिख लिए। ठीक है, अब ये कहता है एक चीज़ तो ये हो गया कि भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के धनात्मक घातों के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं, तथा अभाज्य संख्या के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होती है। इसका क्या मतलब हुआ? इसके लिए हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, एक ऐसी संख्या एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें लगभग 2-3 अभाज्य संख्या मिल जाए, जैसे कि आपका, ठीक है, 12 है। ठीक है, मान लेते हैं 12 है, तो अंक गणित के आधारभूत प्रमेय के अनुसार इसको अभाज्य संख्या के धनात्मक घातों के रूप में लिख सकते हैं। इसको धनात्मक घात के रूप में लिखने के लिए इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड करना आप बचपन में सीखे होंगे। जैसे 12 है, तो इसको हम लोग सबसे छोटी संख्या से लगाने का प्रयास करते हैं, तो जैसे इसको हम 2 से लगाएंगे तो 6 बार में जाता है, तो यहाँ पर 6 लिख देते हैं। फिर अगर हम 2 से लगाएंगे तो 3 बार में जाएगा, और फिर 3 से लगाएंगे तो 1 बार में जाएगा। तो ये हो गया पूरा अभाज्य गुणनखंड। तो 12 को हम क्या लिख सकते हैं? ठीक है, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 1 लिख सकते हैं। ठीक है, यही हो गया आपका अंक गणित का आधारभूत प्रमेय। बस ज़्यादा कुछ नहीं है कि कोई भी भाज्य संख्या थी उसको इस तरीके से अभाज्य संख्या के धनात्मक घातों के रूप में लिख दिए। ठीक है, जैसे 2 यहाँ पर कितनी बार आया है? 2 बार आया है, तो इसको 2 की पावर 2 गुना 3 गुना 1 इस तरीके से आप लिख देंगे। यही चीज़ होगा अभाज्य अंक गणित का आधारभूत प्रमेय। अब इसमें एक चीज़ कर रही थी कि ये अभाज्य संख्या के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय। इसका ये मतलब हुआ कि जरूरी नहीं है कि आप अभाज्य संख्या का ये जो गुणनखंड लिखें इसको क्रम से ही लिखें। क्रम से लिखने का मतलब जरूरी नहीं पहले 2 लिखें,
फिर बाद में 3 लिखे, ठीक है। आप इसको पहले 3 और बाद में भी 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। यानी कि क्रम में इसका कोई लेना देना नहीं है, ज़रूरी नहीं अभाज्य संख्या के क्रम में ही लिखना है कि पहले 2 लिखना है या बाद में 3 लिखना है, ठीक है। आप कैसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये हो गया क्रम का मतलब। और ये था आपका अंकगणित का आधारभूत प्रमेय कि किसी भी भाज्य संख्या को इस तरीके से आप अभाज्य संख्या के धनात्मक घात के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल देख लो, मान लो 120 है, तो 120 को अगर लिखना हुआ तो हम क्या करेंगे, पहले सबसे छोटी संख्या से भाग लगाएंगे 2 से। अब किसी के मन में आप चाहो तो डायरेक्ट 3 से भी भाग लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये क्या है, अद्वितीय है, ठीक है। तो 2 से भाग लगाएंगे तो 60 बार में चल जाएगा, फिर 2 से भाग लगाएंगे तो ये 30 बार में चल जाएगा, फिर अगर 2 से भाग लगाएंगे तो 15 बार में चल जाएगा, फिर 3 से भाग लगाओ तो 5 बार में चल जाएगा, 3 5 15, फिर 5 से लगाएंगे तो 1 बार में चल जाएगा। तो 120 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ठीक है। इस 120 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2, ठीक है। 3 बार 2 है तो 3 बार 2 गुना 2 गुना 2 लिख दिए। फिर एक बार 3 5 है तो 3 गुना 5 गुना 1 लिख दिए, ठीक है। ये चूंकि 2 3 बार है तो इसको 2 की पावर 3, ठीक है, गुना फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 1 है। यही है अभाज्य अंकगणित का आधारभूत प्रमेय, ठीक है। ये हो गया ना अभाज्य संख्या का धनात्मक घात। जैसे देख लो ये 2 है तो 2 की घात 3 क्या है, एक धनात्मक संख्या है। 3 की घात 1 क्या है, एक धनात्मक संख्या है। 5 की घात क्या है, एक धनात्मक संख्या। यही हो गया, ठीक है, अभाज्य संख्या के धनात्मक घात के रूप में गुणनखंडित करना। अब इसका क्रम से कोई मतलब नहीं, जैसे पहले 3 फिर 2 की पावर 3 फिर 5 लिख लो, या पहले 5 लिख लो फिर 3 लिख लो फिर 2 की पावर 3 लिख लो, ठीक है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। यही था आपका ओवरऑल अंकगणित का आधारभूत प्रमेय, ठीक है। अंकगणित का आधारभूत प्रमेय जिसमें भाज्य संख्या को हम लोग अभाज्य संख्या के धनात्मक घात के रूप में लिखते हैं तथा क्रम से कोई फर्क नहीं पड़ता, जिस भी क्रम में आप लिखना चाहे लिख सकते हैं। तो ये तो एक चीज़ पहला कंसेप्ट था, ठीक है, जिसको आप पहले से जानते होंगे। एक चीज़ समझो, एलसीएम और एचसीएफ निकालना। आप धनात्मक जैसे अभाज्य गुणनखंड के रूप में एलसीएफ और एलसीएम निकालना जानते होंगे। अगर नहीं जानते हो तो यहाँ से हम थोड़ा सा रिवीजन आपका करा देंगे, हालांकि आप पहले पढ़ चुके होंगे, ठीक है। बस बहुत ही बेसिक है, आप 4-5 क्लास में इस चीज़ को पढ़ेंगे। यहाँ पर आपको ये चीज़ समझना है कि अगर कोई दो संख्या आपको ए और बी मिलती है, ठीक है, कोई दो संख्या अगर ए और बी है तो ए और बी का जो एचसीएफ होगा, यहाँ पर हम लिखे ना कि एचसीएफ ऑफ ए और बी, यानी कि ए और बी का एचसीएफ और ए और बी का जो एलसीएम होगा, उस दोनों का जो गुणनफल होगा उन दोनों संख्या के गुणनफल के बराबर होगा। इस चीज़ को आपको ध्यान देना है कि किसी दो संख्या का गुणनफल, यहाँ ए और बी क्या है, संख्या है, तो किसी दो संख्या का जो गुणनफल होता है यानी कि जो गुना होगा वो बराबर होगा उन्हीं दो संख्या के एलसीएम तथा उन्हीं दो संख्या के एचसीएफ के गुणनफल के, ठीक है। इस चीज़ को यहाँ पर आपको ध्यान देना है। इसको हम लोग एग्जांपल से प्रूव कर लेते हैं। मान लो जैसे 12 और 18 है, तो अगर इसका एचसीएफ निकालना है, चूँकि इस चैप्टर में आपने यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम भी पढ़ा है, तो इसका एचसीएफ तो हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की मदद से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम इस फॉर्मूला पे फिट करके फिर एलसीएम निकाल सकते हैं, ठीक है। हालांकि इस चैप्टर में करना तो ऐसे ही चाहिए, क्योंकि यहाँ अभाज्य गुणनखंड की बात नहीं है, यहाँ पर बात है विभाजन एल्गोरिथम की। तो हम अगर मान लो आपको कह दिया सवाल में कि 12 और 18 का, ठीक है, मान लो प्रश्नावली 1.2 में आपको कहीं मिल, तो हम लोग यहाँ पर थे, ठीक है। बीच में वीडियो थोड़ा कट हो गया था, आप एडजस्ट कर लीजिएगा कि यदि दो संख्या ए और बी यदि आपको दिया हुआ हो, ठीक है, तो हम आपको बताए थे कि उन दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो बराबर होता है उन दो संख्याओं के एचसीएफ और उन दो संख्याओं के एलसीएम के गुणनफल। अगर हम तरीके से बात करें तो अगर यहाँ पर आपको दो संख्या 12 और 18 दे दिया जाए और बोले भैया निकालो इसका एलसीएम, ठीक है, तो तरीका तो ये होना चाहिए कि पहले हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की मदद से इसका एचसीएफ निकालें, फिर इस फॉर्मूला पे फिट करके जैसे दो संख्या का गुणनफल तो दो संख्या तो 12 और 18 हो जाएगा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से एचसीएफ निकाल लेंगे, फिर उसका एलसीएम निकाल लेंगे। ये तो एक तरीका हो गया। लेकिन जब तक सवाल में कहा ना जाए कि इसी विधि से निकालना, तब तक जरूरी बिल्कुल भी नहीं है कि हम इसका ऐसे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से ही निकालें, ठीक है। आप जो बचपन में पढ़ते थे क्लास 5-4 में, ठीक है, क्या कहते हैं उसको, अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालना, आप उस विधि से भी इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे उस विधि से निकालने का तरीका क्या होता था, पहले हम 12 को लेते थे फिर इसका अभाज्य गुणनखंड करते थे। जैसे 2 से कट जाएगा 6 बार में, फिर ये 2 से कट जाएगा 3 बार में, तो 12 को हम क्या लिखते थे, ठीक है, 2 गुना 2 गुना 3, ठीक है। फिर 18 को लेते थे, ठीक है, 18 को लेंगे तो 2 से कट जाएगा 9 दूना 18, फिर 3 से कट जाएगा 3, ठीक है। तो यानी कि 18 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 3 गुना 3, ठीक है। तो उसके बाद क्या करते थे, 12 को एक जगह लिखते थे, जैसे 12 को 2 गुना 3 लिख सकते हैं, और 18 को एक जगह लिखते थे, जैसे 18 को हम लोग, ठीक है, 2 गुना 3 लिख सकते थे, ठीक है। इसके बाद क्या हो गया अपना कि अगर आपको एचसीएफ निकालना होता था तो एचसीएफ हम क्या बताए थे कि महत्तम समावर्तक, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि जैसे 2 इसमें भी है तो इसमें भी 2 होना चाहिए, ठीक है। अगर 1 2 इसमें है, 1
दो इसमें है तो एक दो बाहर आ जाएगा, ठीक है। और अगर ये दो यहाँ पर है, अगर एक और दो यहाँ पर भी होता, ठीक है, तब एक और दो बाहर लेते, नहीं तो बाहर नहीं लेंगे, ठीक है। कहने का मतलब समझो कि जैसे यहाँ पर दो दो है लेकिन इसमें दो दो नहीं है, ठीक है, यानी कि बार टू नहीं आया है, एक ही बार टू आया है, तो यहाँ पर हम एक ही बार टू को SCF में लिखेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर टू है, यहाँ पर टू है, तो ये वाला टू एक कॉमन आ जाएगा बाहर, लेकिन ये वाला टू बाहर नहीं आएगा क्योंकि इसके लिए यहाँ पर कोई और दूसरा नहीं है जो उसके साथ जोड़ी बना के यहाँ पर बाहर आ जाए, ठीक है। तो जो दोनों में कॉमन होता है SCF निकालने में बस वही लेते हैं। जैसे 3 है तो एक 3 यहाँ पर है लेकिन यहाँ पर 2 3 है, तो यहाँ पर अगर एक 3 है तो ये एक 3 इस एक 3 के साथ जोड़ी बना के यहाँ पर आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर ये वाला एक 3 बच जाएगा, ठीक है, इसका कोई जोड़ी नहीं बनेगा। तो SCF में हम उसी संख्या को लिखते हैं जिसका दोनों संख्या में जोड़ी बने, ठीक है। जैसे इस 2 का इस 2 के साथ जोड़ी बन गया तो जोड़ी बना के यहाँ पर लिख दिए, इस 3 का इस 3 के साथ जोड़ी बन गया तो जोड़ी बना के यहाँ पर लिख दिए, तो ये हो गया 2 तिहाई 6, ठीक है। अगर LCM निकालना है तो कैसे निकालते थे, LCM में जोड़ी वोड़ी नहीं देखते थे। जैसे यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, ज़्यादा बार 2 कहाँ पर है, तो ज़्यादा बार 2 यहाँ पर है, तो ज़्यादा बार 2 यहाँ पर है, तो कितनी बार है, तो 2 बार है, तो 2 बार उठा के लिख देते थे। HCF में इस चीज़ का ध्यान रखते थे कि दोनों में हो। HCF में किस चीज़ का ध्यान रखते थे, दोनों में हो। जैसे 2 है तो इस 2 की अगर इस 18 में अगर कोई 2 उपस्थित है तो उसके साथ अगर जोड़ा लगा तो यहाँ पर आएगा, नहीं लगा तो नहीं आएगा। ये 2 है, अब इस 2 का जैसे इसके साथ तो इसका जोड़ी बन गया तो इसका काम खत्म हो गया। अब इस 2 का आगे जो संख्या यहाँ पर गुणनखंड में लिखा है किसी के साथ जोड़ी लगेगा तो 2 का जोड़ी 2 के साथ लगेगा। अब 2 इधर तो है ही नहीं तो इसका जोड़ी नहीं लगा तो ये नहीं आएगा। फिर इस 3 पर ध्यान देंगे, इस 3 का इसके साथ जोड़ी एक बार लग जाएगा तो एक बार 3 यहाँ लिख देंगे और 2 तिया 6 SCF हो जाएगा। LCM निकालने में क्या करते हैं कि हम देखते हैं कि जैसे 2 है, 2 यहाँ पर भी है, तो 2 ज़्यादा कहाँ बार है, तो 2 ज़्यादा यहाँ पर है, कितनी बार है, 2 बार, तो यहाँ पर 2 बार उठा के लिख दिए। फिर देखते थे 3 है, 3 यहाँ पर भी है। अब 3 दोनों में हो या वो मतलब नहीं है, बस 3 है ना, 3 है। अब 3 ज़्यादा कहाँ पर है, तो 3 ज़्यादा यहाँ पर है, ठीक है, तो जहाँ ज़्यादा होता था वहाँ से उठा के यहाँ पर लिख देते थे। तो LCM निकालने में ज़्यादा बार जहाँ होता है वहाँ लिख देते हैं। तो यहाँ पर 2 दूनी 4 हो गया और ये 3 तिहाई 9 हो गया और ये 9 छक 36 हो गया। तो जो LCM आता था वो आता था 36। हमको प्रूव क्या करना है, हमको प्रूव करना है कि संख्याओं का HCF, जैसे 12 और 18 का HCF निकाले तो आया 6, ठीक है, और संख्याओं का LCM 36, तो 6 गुना 36 जो होगा, ठीक है, संख्याओं के गुणनफल 12 गुना 18 के बराबर होगा कि नहीं होगा। अब होगा कि नहीं होगा ये कैसे पता चलेगा, गुना करके देख लेते हैं, ठीक है। जैसे 6 36 के 6 हाथ में 3, छतरी 18 3 21 हो जाएगा, यानी कि संख्याओं का HCF और LCM का गुणनफल 216 आ रहा है। तो संख्याओं का गुणनफल भी कायदे से 216 आना चाहिए। देख लो 12 गुना 18 कर लो तो 18 गुना 36 के 6 हाथ में 3 और 18 का 18 3 21, फिर से आ गया 216। यानी कि ये बात सत्य हो गया कि संख्याओं के HCF और संख्याओं के LCM का जो गुणनफल होता है, ठीक है, वो संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है। निकालने का तरीका भी हम आपको समझा दिए, अभाज्य गुणनखंड विधि से हम निकालते हैं। ये चीज़ आपको पहले से मालूम है, ठीक है। यहाँ पर हम थोड़ा सा रिवीजन करा चुके हैं। आप नर्सरी क्लास में तो नहीं, आप क्लास 10th में, यानी कि आप पीछे 9th क्लास तक यानी 9 साल तक पढ़ के आए हैं, ठीक है। तो क्लास 4 5 में ही आपको सिखाया होगा अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF या LCM निकालना। हालांकि हम थोड़ा सा आपको बता दिए, तो अगर जो कुछ भी आप भूले होंगे वो आपको रिवाइज होना चाहिए। अगर आपको अभाज्य गुणनखंड विधि नहीं आता है तो अगर आपको निकालना हो तो निकालेंगे। मान के चलो 12 और 18, और मान लो आप 4 5 क्लास में पढ़े थे, भैया भूल गए, कोई मतलब नहीं उससे, तो आप यहाँ पर कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर निकालेंगे इस फॉर्मूला की सहायता से। यहाँ पर अब भी तो आप पढ़े हैं कि विभाजन एल्गोरिथम की मदद से HCF निकालना, तो यहाँ पर 12 और 18 का विभाजन एल्गोरिथम से HCF निकाल लेंगे, फिर इस फॉर्मूला पे फिट कर देंगे। जैसे दो संख्या 12 और 18 तो मालूम ही है, एल्गोरिथम की मदद से HCF निकाल के फिर LCM निकाल लेंगे। जैसे 12 और 18 का भी LCM कितना आया था, 36 आया था। अब एल्गोरिथम मदद से निकाल के एल्गोरिथम मदद से निकालते हैं, देखते हैं LCM 36 आता है कि नहीं आता है। उसके लिए पहले हम इसका HCF निकालेंगे। HCF निकालने के लिए बड़ी संख्या से छोटी संख्या हम भाग देंगे, तो 12 से 18 में भाग देंगे तो एक बार चल जाएगा 12 कम 12, 18 में से 12 जल जाएगा, आ जाएगा 6। फिर 6 से इस पूरा 12 में भाग देंगे तो ये कट जाएगा 6 दूना 12, ठीक है, और 2 से कम पक्की ये कट जाएगा। तो जो अंतिम भाजक आता था वही होता था HCF, ठीक है। तो यहाँ पर HCF हो गया 6। बस इसको इस फॉर्मूला पर फिट कर देते हैं। जैसे HCF हो A एंड B, यानी कि HCF हो 12 और 18 कितना आ गया, 6 आ गया। फिर हमको LCM ऑफ 12 और 18 निकालना है और ये बराबर होगा 12 गुना 18 के, ठीक है। तो LCM ऑफ 12 और 18, ठीक है, ये बराबर हो जाएगा 12 गुना 18,
और ये जो गुना में चौथा बराबर के उस पार करेंगे तो बटा में 6 हो जाएगा, छतरी 18 आ जाएगा और ये भारतीय 36 हो जाएगा। यानी कि अगर हम एल्गोरिथम की मदद से भी निकालते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की मदद से, तो भी हमारा एलसीएम जो हो जाएगा वो क्या आ जाएगा, 36 आ जाएगा। तो अभी एलसीएम कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहो तो अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालना ना, आप चाहो तो विभाजन एल्गोरिथम विधि से निकालना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, इस तरीके से आपका प्रश्नावली 1.2 का कंसेप्ट कंप्लीट हो जाता है। हम इसी वीडियो में, ठीक है, चूँकि हमारा समय अभी बच रहा है, ठीक है, तो कुछ उदाहरण कर लेते हैं, ठीक है, जो इस कंसेप्ट से रिलेटेड है और जो आपको प्रश्नावली 1.2 में काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा। ठीक है, तो ये जैसे एक एग्जांपल है, देखो कुछ कुछ सवाल ऐसे होता है ना जिसके लिए कंसेप्ट बताने की आवश्यकता नहीं होती, सवाल में ही कंसेप्ट बताया जाता है। तो उदाहरण नंबर 5 में भी हम आपको एक और कंसेप्ट बता देते हैं। ठीक है, ध्यान दो, किसी भी अंक की अगर हम कुछ पावर करते हैं, ठीक है, जैसे 2 की पावर 2 की है तो 4 आ गया, 5 की पावर 2 की है तो 25 आ गया, लेकिन 10 की पावर 2 की है तो 100 आ गया। तो 2 की पावर 2 की है तो लास्ट में आया 4, 5 की पावर 2 की है तो आया लास्ट 25, यानी कि अंतिम अंक आया 5। जब 10 की पावर 2 की है तो आया 100, यानी कि अंतिम अंक आया 0। यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखना है कि किसी भी संख्या की पावर अगर हम करते हैं तो अंतिम अंक 0 आने की क्या शर्तें होती है। जैसे अगर 16 का वर्ग करते हैं तो आता है 256, ठीक है, लेकिन 10 का वर्ग करते हैं तो आता है 100। तो 10 का वर्ग किए तो आया 100, यानी कि अंतिम अंक 0 आया, लेकिन 16 का वर्ग किए तो आया 256, यानी कि अंतिम अंक 0 नहीं आया। तो किसी भी संख्या की पावर, कोई भी पावर आप 6 करो, यहाँ पर अगर आप पावर मान लो 2 है और 10 है, तो 2 की पावर अगर हम 10 करते हैं, चाहे 2 की पावर 4 करते हैं तो 2 की पावर 4 16, और 10 की पावर 4 करते हैं तो यहाँ हो जाएगा 10,000। तो अंतिम अंक फिर भी 0 हो रहा है, लेकिन यहाँ पर अंतिम अंक 0 नहीं हो रहा है। तो किसी भी संख्या का पावर आप कुछ भी n एक प्राकृत संख्या आप रख सकते हैं। अगर आप 0 तो नहीं रख सकते हैं, क्योंकि 0 छोड़ करके, 0 को छोड़ करके, ठीक है, n एक प्राकृत संख्या होगी, यानी कि यहाँ पर जो पावर हम रखेंगे वो एक प्राकृत संख्या यानी कि 1 से स्टार्ट होगी। तो किसी भी प्राकृत संख्या के, किसी भी संख्या की पावर अगर हम करते हैं तो वो 0 आए। इसकी क्या शर्त है, इसकी यही शर्त है कि उस संख्या का जो गुणनखंड होना चाहिए, गुणनखंड होना चाहिए वो 2 और 5 होना चाहिए। 2 भी उसमें होना चाहिए और 5 भी होना चाहिए। 2 और 5 दोनों क्यों होना चाहिए, क्योंकि अगर 2 और 5 रहेगा तो 2 और 5 मिलके बनेगा 10, यानी कि जब गुणनखंड में 0 बनेगा तभी अंतिम अंक 0 आएगा। मेरी बात को गौर करना कि जब गुणनखंड में 0 बनेगा, जैसे 2 और 5 किसी संख्या के गुणनखंड में आता है, जैसे 10 है, 10 की पावर 2 की है तो आया 100, तो इसके लास्ट में आपका 0 आया। क्यों, क्योंकि संख्या के लास्ट में ही 0 था, तभी पावर करके 0 आया। जब संख्या के लास्ट में 0 होगा तभी पावर करके 0 आएगा। ठीक है, जैसे 50 है, इसका जब वर्ग करोगे तभी आएगा 2500। अब संख्या के लास्ट में 0 तभी होगा जब उसका गुणनखंड 2 और 5 होगा। जैसे 10 को आप 2 और 5 लिख सकते हो, जैसे 50 है, ठीक है, इसको 5 गुना 2 रख सकते हो। तो देखो 5 और 2 आया कि नहीं आया, तो एटलीस्ट एक 5 और एटलीस्ट एक 2, ठीक है, यहाँ पर 2 5 हो गया, कोई मतलब नहीं है। एटलीस्ट एक 2, अगर एटलीस्ट एक 5 आता है तो अंत में 0 बनेगा, और जब अंत में 0 बनेगा तो पावर में भी 0 बनेगा। तो किसी भी संख्या का अगर हम कुछ पावर करते हैं जहाँ n एक प्राकृत संख्या को बिलोंग करेगा, तो पावर करने पर अंतिम अंक 0 पर समाप्त हो जाएगा। इसकी शर्त ये होगी कि संख्या का गुणनखंड 2 और 5 होना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया। जैसे अगर हम 6 की पावर कुछ करते हैं तो अंतिम अंक 0 आएगा कि नहीं आएगा, तो इसको हम कैसे जांचेंगे, इसके जांचेंगे 6 के गुणनखंड से। 6 का गुणनखंड किए तो 2 और 3 आ गया, 2 तिहाई 6, तो 6 और 2 और 3 आ गया। अभाज्य गुणनखंड करना है। तो हम बताए थे कि पावर करने पर अंतिम अंक 0 तभी आएगा जब गुणनखंड में 2 और 5 हो, यानी 2 भी हो और 5 भी हो, कम से कम 1 2, कम से कम 1 5 हो। यहाँ पर 2 तो मिल गया बाबू भैया, लेकिन 5 नहीं मिला। तो अगर 5 नहीं मिला तो इसका अंतिम अंक 0 पे समाप्त नहीं होगा। जैसे अगर मान लो 7 की पावर कुछ करनी हो, तो क्या शर्त, क्या इसका अंतिम अंक 0 पर समाप्त होगा कि नहीं होगा। 7 की पावर कुछ भी, 7 की पावर 1 करो, 2 करो, 7 की पावर 4 करो, 7 की पावर 6 करो, n एक प्राकृत संख्या को बिलोंग कर सकता है, कोई भी पावर करो, क्या इसका अंक 0 पे समाप्त होगा ही नहीं कि नहीं होगा। इसकी कंडीशन क्या, शर्त क्या है, इसका शर्त है 7 का गुणनखंड। 7 का गुणन करेंगे तो 7 और 1 आएगा, न 2 नज़र आ रहा है न 5 नज़र आ रहा है, तो बोलेंगे 0 पे समाप्त नहीं होगा। जब किसी संख्या के गुणनखंड में 2 और 5 होगा तभी उसके पावर करने पर अंतिम अंक 0 पे समाप्त होगा। 2 और 5 नहीं है, ध्यान रखना, 2 भी और 5 भी, एटलीस्ट एक बार 2, एटलीस्ट एक बार 5, यानी कि कम से कम एक बार होना चाहिए। भले 2 4 बार है उससे मतलब नहीं, 5 भी एटलीस्ट एक बार हो, 2 भी एटलीस्ट एक बार हो, तभी अंतिम अंक 0 पे समाप्त होगा, वरना नहीं होगा। ठीक है, यहाँ उदाहरण में आपको दे रखा है कि मान लो संख्या 4 की पावर n पर विचार कीजिए। ठीक है, विचार करते हैं, विचार करने के लिए आए हैं जहाँ n एक प्राकृत संख्या है। ठीक है, जाँच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है, n क्या क्या कोई ऐसा मान है
जहां n प्राकृत संख्या को बिलोंग करता है, जिसके लिए 4 की पावर n अंक शून्य पर समाप्त हो सकता है। ठीक है, तो अब तो मोटा मोटी आप समझ गए होंगे कि 4 की पावर n 0 पे समाप्त होगी कि नहीं होगी। तो इसके लिए 4 का गुणनखंड करेंगे। 4 का गुणनखंड होता है 2 गुना 2, तो 2 बार 2 आ गया, लेकिन 5 नज़र नहीं आया। और जब 5 नज़र नहीं आया तो बोलेंगे क्या कि 4 की पावर n का अंतिम अंक 0 पे समाप्त नहीं होगा। इसी चीज़ को बस भाषा में आपको लिख देना, और अगर सवाल आ गया तो आपको अंक मिल जाएगा। ऐसे इस टाइप का सवाल एग्जामिनर पूछता नहीं है। ठीक है, एग्जामिनर जो पूछता है एक कायदा वाला सवाल पूछता है जिसको आप सॉल्व कर सके। ठीक है, यहाँ पर बस यहाँ पर लिख देना कि चूंकि हम जानते हैं कि क्या जानते हैं कि किसी संख्या का घात, ठीक है, या पावर जिसको कहते हैं, किसी संख्या का पावर, ठीक है, 0 पर तभी समाप्त होता है, 0 पर तभी समाप्त होता है, ठीक है, जब, ठीक है, संख्या का अंतिम अंक 0 पर समाप्त हो। संख्या का अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, ठीक है, 2 और 5 के रूप का हो, यानी कि 2 की पावर m या 5 की पावर n, यानी कि 2 की पावर 5 m का मतलब हो गया कि 2 कितनी भी बार हो सकता है और 5 कितनी भी बार हो सकता है। तो 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप का हो, मतलब इतना समझ लो 2 और 5 हो के रूप का हो। ठीक है, 2 की पावर 5 का हो। ठीक है, 4 की पावर n में, ठीक है, 4 का अभाज्य गुणनखंड में, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, गुणनखंड क्या है, अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर 2 है। 2 की पावर 2 गुना 2 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 है। ठीक है, अर्थात ठीक है, अर्थात 2 की पावर m तथा 5 की पावर n के रूप का नहीं है। ठीक है, के रूप का नहीं है। ठीक है, इसलिए 4 की पावर n का अंतिम अंक, 4 की पावर n का अंतिम अंक, ठीक है, 0 पर समाप्त नहीं होगा। ठीक है, 0 पर समाप्त नहीं होगा। ठीक है, डेट्स सॉल्व। उदाहरण नंबर 5 आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब देख लेते हैं उदाहरण नंबर 6। ठीक है, उदाहरण नंबर 6 कह रहा है कि संख्या 6, ठीक है, ध्यान रखो, संख्या 6 संख्या 20 की अभाज्य गुणनखंड विधि से है। चूंकि यहाँ पर कह दिया अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम कर लेते हैं, यहाँ पर मान लेते हैं हल। ठीक है, पहली संख्या को A से डिनोट कर दो। ठीक है, माना A बराबर आपका, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दो, हल वाला पोर्शन आ गया। ठीक है, तो इस पर कोई ध्यान नहीं देगा। मान लेते हैं A बराबर आपका 6, ठीक है, A बराबर 6 तथा B बराबर 20। अब यहाँ पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका मत लगा देना, जहाँ A और B देख के बस ये नहीं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगाने लगे। ठीक है, यहाँ पर A बराबर 6 माने हैं, तो 6 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 से लगाएं 3 बार में, फिर 3 से लगाएं 1 बार में, यानी 6 को हम लोग 2 गुना 3 गुना 1 लिख सकते हैं। फिर आया 20, ठीक है, 20 को लगाए, 2 से 10 बार में गया, फिर 2 से लगाए ये 5 बार में गया, फिर 5 से लगाए 1 बार में गया, यानी 20 को हम लोग 2 गुना 5 के रूप में लिख सकते हैं, 2 गुना 5 के रूप में लिख सकते हैं। 1 का तो कोई मतलब नहीं। उसके बाद लास्ट में हम क्या करेंगे, ठीक है, पहले 6 लेंगे, फिर 20 लेंगे, 6 के सामने लिखेंगे 2 गुना 3 गुना 1, ठीक है, 20 के सामने लिखेंगे 2 गुना 5 गुना 1। जब हमको HCF निकालने की बात होगी तो दोनों में से कॉमन आना चाहिए, जोड़ा लगना चाहिए। जैसे ये एक 2 है, इस 2 का जोड़ा यहाँ पर किसी 2 से लगना चाहिए, तो एक 2 का जोड़ा 1 2 से लगेगा, तो 2 लिख लेंगे। ऊपर वाली संख्या पर ध्यान देना, HCF निकालने बस 3 है, इस 3 का जोड़ा जो है, ठीक है, यहाँ पर किसी से लगेगा कि नहीं लगेगा, यहाँ पर 3 तो है ही नहीं, तो जोड़ा लगेगा नहीं लगेगा, इस एक का इस एक के साथ लग जाएगा, तो 2 गुना 1, तो HCF आ जाएगा 2। ठीक है, HCF निकालने में टिप्स ध्यान रखना, ठीक क्या है कि बस ऊपर वाली संख्या में, ऊपर वाले अभाज्य गुणनखंड में पहले संख्या को पकड़ना, फिर इसका जोड़ा लगाना। अगर नीचे में किसी के साथ जोड़ा लग गया तो एक बार लिख देना, फिर अगली संख्या को पकड़ना, नीचे से जोड़ा लगाना, अगर इसमें से किसी से जोड़ा नहीं लगना उसको छोड़ देना, कैंसिल कर देना, फिर अगली संख्या को पकड़ना, नीचे वाली संख्या से जोड़ा लगाना, अगर लग गया तो यहाँ पर लिख देना, नहीं लगा तो छोड़ देना। HCF निकालने में बस ऊपर वाले अभाज्य गुणनखंड पर ध्यान देते जाओ और उसका जोड़ा लगाते जाओ, लग रहा है तो लिखो, नहीं लग रहा तो मत लिखो। ठीक है, तो ऊपर वाली संख्या पर बस ध्यान देना, तो 2 गुना 1 किए तो 2, HCF आ गया 2। जब बात LCM निकालने की आती है तो हम क्या करते हैं, बस संख्या पर ध्यान देते हैं कि ज़्यादा कहाँ पर बार है। पहले तो देख लो कि 2 तो है, अब ज़्यादा कहाँ बार है, तो ज़्यादा यहाँ पर है 2 गुना 2। ठीक है, तो LCM निकालने में 2 गुना 2 देते हैं। फिर ध्यान दो ऊपर में 3 तो है, ठीक है, लेकिन ज़्यादा कहाँ बार है, तो 3 तो ज़्यादा यहीं पर 1 बार है, यहाँ पर तो 3 0 बार है, यहाँ पर 3 1 बार है। अगर नहीं है कोई चीज़ तो कितनी बार है, 0 बार है, तो यहाँ पर 3 0 बार है और यहाँ पर 1 बार है, तो ज़्यादा कहाँ बार है, यहाँ पर है, तो 1 लिख दिए। ठीक है, फिर 1 तो छोड़ दो। ठीक है, और LCM निकालने में ध्यान दो 5,
ठीक है। यहाँ पर 5 0 बार है और यहाँ पर 5 1 बार है, ठीक है। तो 5 को भी कंसीडर करते हैं। HCF निकालने में हम नीचे में भी देख लेते हैं, कुछ छूटा तो नहीं। जैसे 2 3 5 है तो बस देख लो, 2 ज़्यादा यहाँ पर है तो 2 लिख लिए, 3 ज़्यादा यहाँ पर है तो 3 लिख लिए, 5 ज़्यादा यहाँ पर है तो 5 लिख लिए। इस तरीके से LCM निकाला जाता है। 2 गुना 2 किए तो 4, 3 किए तो 3, 5 किए तो 5, ठीक है। 4 तिया 12 बचे 60, यानी कि LCM जो आ जाएगा इसका वो आ जाएगा आपका 60, ठीक है। HCF निकालने तो 2 आ जाएगा, LCM निकाले तो 60 आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप LCM और HCF निकाल सकते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से, ठीक है। कैसे निकालना है आपने समझ लिया। अब देखते हैं उदाहरण नंबर 7। इसमें क्या करना है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से 96 और 404 का HCF और फिर LCM ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो वही चीज़ है, ठीक है। मान लेते हैं, ठीक है, A बराबर में 96, ठीक है, एंड B बराबर में 404, ठीक है। फिर क्या करेंगे, 96 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 से लगाएंगे, 2 चौके 8, 2 8 16, फिर 2 से लगाएंगे, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, ठीक है। फिर 2 से लगाएंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से लगाएंगे 6 बार में, फिर 2 से लगाएंगे 3 बार में और फिर 3 से लगाएंगे 1 बार में, ठीक है। इसको यहीं रहने देते हैं। 404 का फिर अभाज्य गुणनखंड कर देते हैं इस तरीके से। 2 से लगाएंगे 201 2 बार में चल जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे 101 बार में चल जाएगा। 101 को अगर तुम देखो, ठीक है, तो 101 को तुम लिख सकती हो, शायद से मेरे ख्याल से ये AB के रूप का है 101, ठीक है। इसको AB गुना 101 लिख सकते हैं, ठीक है। ये 7 गुना 11 गुना 13, ये शायद 1001 के लिए लिखाता है। 101 खुद में एक अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो 101 को 101 ही रहने देंगे, ये खुद में अभाज्य संख्या, ये किसी और से अब नहीं कटेगा। उसके बाद क्या करेंगे, 96 के सामने इसका अभाज्य गुणनखंड लिख देंगे, ये इसका अभाज्य गुणनखंड है, ठीक है। 2 कितनी बार है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, ठीक है। तो यहाँ पर 2 को हम 5 बार लिख देते हैं, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार और 5 बार, ठीक है। फिर क्या है, 3 है और 1 है तो गुना 3 गुना 1 लिख देते हैं। फिर 404 है, ठीक है, इसमें 2 2 बार है, ठीक है, तो 2 को 2 बार लिख दिए। फिर आपका 101 है तो 101 लिख दिए, ठीक है। HCF निकालने में क्या करते हैं, ऊपर वाली संख्या पर ध्यान देते हैं और जोड़ा लगाते हैं। जैसे 2 है तो इस 2 का इस 2 से एक बार जोड़ा लग गया तो एक बार 2 लिख दिए, ठीक है। फिर अगली वाली 2 है, इस 2 का इस 2 से जोड़ा लग गया, ठीक है, तो एक बार 2 लिख दिए, ठीक है। फिर इसकी अगली वाली 2 है, अब इसका किसी के साथ जोड़ा लगेगा नहीं, क्योंकि ये जो 2 था, इस 2 का इसके साथ जोड़ा लग गया तो इस 2 को तो लिख दिए। अब इसका किसी अगले से साथ 2 है ही नहीं, अब तो जोड़ा नहीं लगेगा, इसका भी नहीं लगेगा, इसका भी नहीं लगेगा, तो इस सबको छोड़ देंगे। 3 इसमें है ही नहीं तो जोड़ा लगने का सवाल ही नहीं होता, छोड़ देंगे 1, ठीक है। 1 यहाँ पर देखो सब के लास्ट में एक गुना में रहता ही है, तो ये 1 का जोड़ा लग जाएगा गुना 1, यानी कि 2 दूनी 4 जो होगा वो इसका HCF हो जाएगा। LCM निकालने में क्या करते हैं, हम देखते हैं अभाज्य गुणनखंड में कौन कौन सी संख्या आ गई दोनों के अभाज्य गुणनखंड में। जैसे 2 आया, 3 आया, 101 आया, तो 2 मैक्सिमम कितनी बार आया है, तो 2 मैक्सिमम यहाँ पर 5 बार आया है, तो यहाँ पर 2 की पावर 5 ले लेते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर 3 आया है 1 बार और यहाँ पर 3 है 0 बार, तो 1 बार 3 ले लिए। फिर यहाँ पर 101 आया है 1 बार और यहाँ पर है 0 बार, तो फिर 101 ले लिए, ठीक है। 2 की पावर 5 करो तो 2 का क्यू 8 और चौका 32, तो ये 32 गुना 3 गुना 101 हो जाएगा, ठीक है। 32 गुना 3 करोगे तो 3 3 9, 3 दूना 6, 96 गुना 101 आ जाएगा, ठीक है। 96 गुना आप 101 कर लो, तो अगर हम अपने तरीक़ा से कर ले तो 9600, ठीक है, प्लस 96, यानी कि 96 जो होगा ये इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। 96 और 404, ठीक है, ध्यान समझो, 96 और 404 का जो LCM होगा वो 96 होगा, ठीक है। और ये विधि था अभाज्य गुणनखंड विधि। इस तरीके से अभाज्य गुणनखंड विधि से हम लोग HCF और LCM निकालते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देख ले तो उदाहरण नंबर 7 के साथ, ठीक है, आपका प्रश्नावली 1.2 का, ठीक है, हमने कंसेप्ट कर लिया और उदाहरण कर लिया, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। अगली वीडियो में हम प्रश्नावली को करेंगे। थैंक यू सो मच।